वन शो बात में दम है और मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजने में अब ज्यादा वक्त नहीं है। जाहिर है सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। कहीं विपक्षी एकता का नारा दिया जा रहा है तो कहीं मुद्दों के आधार पर केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी है। लेकिन तमाम कवायदों के बावजूद अभी तक विपक्ष कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं तलाश कर पाया है जिसे वो बीजेपी के चक्रव्यूह को भेद सके। ऊपर से बीजेपी जिस तरह जमीन पर उतर करके अभी से बूथ स्तर पर तैयारियां कर रही है, उससे विपक्ष की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। सवाल ये उठता है कि क्या वाकई विपक्ष 2024 में बीजेपी का सियासी तिलिस्म तोड़ पाएगा या फिर बीजेपी के चक्रव्यूह में उलझ कर रह जाएगा। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। किसकी है कितनी तैयारी? बीजेपी की रणनीति विपक्ष पर भारी। 2024 का निकट है महासंग्राम। विपक्ष से आगे बीजेपी का अभियान। पिछले 10 सालों में देश की सियासत को बदल कर रख दिया है बीजेपी ने। माइक्रो मैनेजमेंट या बूथ मैनेजमेंट जैसे शब्द पिछले 10 सालों में ही सुने गए हैं। जाहिर है समझना मुश्किल नहीं है कि बदली हुई बीजेपी ने किस कदर रणनीति के मामले में सबको पीछे छोड़ दिया है। चाह कर भी विपक्ष अब तक इसकी काट नहीं तलाश पाया है। रणनीति के मामले में हर चुनाव में विपक्ष से 10 कदम आगे रहने वाली बीजेपी इस बार भी आगे ही नजर आ रही है। अब तक विपक्ष के नेता बैठकें कर रहे हैं। बीजेपी ने प्रस्तावकों के जरिए सांसदों का फीडबैक जुटाना शुरू कर दिया है। प्रस्तावकों के साथ खुद पीएम मोदी जनसभा करने वाले हैं। बीजेपी ने बूथ स्तर तक के प्रभारियों को चिन्हित कर लिया है। नियमित बैठकों के जरिए प्रभारियों के कामकाज की समीक्षा हो रही है। बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक पीएम मोदी अभी से खुद फ्रंट फुट पर आ गए हैं। बीजेपी की रणनीति इतनी भरी नहीं है। बीते 10 सालों में बीजेपी ने हर बार चुनाव में पहले अपना एक एजेंडा सेट किया और बाकियों को अपने एजेंडे पर आने पर मजबूर कर दिया। यानी हर बार विपक्ष बीजेपी के पिच पर खेलता रह गया और बाजी बीजेपी मार ले गई। इसकी शुरुआत साल 2013 से हुई। 2013 में जब बीजेपी की ओर से मोदी को पीएम पद का प्रत्याशी घोषित किया गया, उस वक्त अन्ना आंदोलन से बना हुआ माहौल काम आया। उम्मीदवार घोषित होने के बाद नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में तूफानी दौरे किए और यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार का मुद्दा जोर शोर से उठाया। यानी आंदोलन अन्ना हजारे का, लेकिन फायदा उठाया बीजेपी ने। साल 2019 के चुनाव में भी यही हाल रहा। कांग्रेस ने राफेल डील का मुद्दा उठाया, चौकीदार चोर है का नारा दिया। बदले में बीजेपी ने भी मैं चौकीदार हूं की मुहिम शुरू की। नतीजा फिर बीजेपी के पक्ष में आया। 2024 चुनाव से पहले भी बीजेपी ने एक बार फिर विपक्ष को अपने चक्रव्यूह में फंसाने का पूरा इंतजाम कर लिया है। समान नागरिक संहिता का राग छेड़कर पीएम ने एक बार फिर विपक्ष को बीजेपी की पिच पर आने को मजबूर कर दिया है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि बीजेपी की तर्ज पर विपक्ष के नेता अब सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पकड़ चुके हैं। ऐसे में विपक्ष खुलकर विरोध करने से बच रहा है। वहीं बीजेपी इस एजेंडे को उछालकर 2 बातें साबित करना चाहती है। पहला कि जनता में संदेश जाए कि पार्टी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। दूसरा कि बीजेपी का राष्ट्रवाद का एजेंडा इससे साबित होता है। बीजेपी के 3 कोर एजेंडे रहे हैं: अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, अनुच्छेद 370 की समाप्ति और समान नागरिक संहिता। तीनों में से 2 वादे बीजेपी पूरे कर चुकी है। अब बारी तीसरे एजेंडे की है। समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में अपने गठबंधन के सहयोगों को लेकर हम लोग मैदान में हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि एनडीए को पीडीए हराएगा। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मुस्लिम समाज जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के टारगेट पे है, वो समाज इस बार निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी के साथ एक मुश्त है माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, और ये भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। जाहिर है देश का माहौल जिस तरह बीते 1 दशक में बदला है, उसके बाद राहुल गांधी को मंदिर मंदिर भटकना पड़ा है और अखिलेश यादव को नैमिषारण्य में हवन पूजन करना पड़ा है। ऐसे में उन मुद्दों का सीधा विरोध जो आम जनमानस की आस्था और भावना से जुड़े हैं, विपक्ष के लिए महंगा भी साबित हो सकता है। विपक्ष के नेता इस बात को भांप गए हैं, इसलिए न तो तीखे विरोध की स्थिति में हैं, न समर्थन करने की।
बीजेपी के रणनीतिकारों ने ये बात भांप ली है और विपक्ष को अपने चक्रव्यूह में फंसाने का पूरा इंतजाम कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। अब देखिए, माहौल तो बदला है। जब साल 2019 के लोकसभा चुनाव होने थे तो 2018 में ही लगने लगा था कि 2019 आ गया, और ठीक इसी प्रकार से इस बार भी लग रहा है कि 2024 के आने से पहले ही 2023 में 2024 आ गया है। यानी कि तमाम पार्टियों में जो हलचल है वो लोकसभा चुनावों को देखते हुए देखी जा सकती है। लेकिन निश्चित तौर पर किसकी तैयारी सबसे तेज है और कौन सबसे आगे चल रहा है 2024 के लोकसभा चुनावों को देखते हुए, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और आज हम इसी पर करेंगे चर्चा। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन सभी का परिचय मैं आप सभी से करवा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी से डॉक्टर रोहित सक्सेना जी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर रोहित सक्सेना जी, आपका इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। दीपक रंजन हमारे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं। दीपक रंजन जी, आपका भी इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। और चंद्रमोहन शर्मा जी, आपका भी इस चर्चा में स्वागत है, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। और संजय राणा पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय राणा जी, आपका भी इस चर्चा में स्वागत है। और हम चर्चा की शुरुआत करें, सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगी चंद्रमोहन शर्मा जी की ओर। तो चंद्रमोहन शर्मा जी, मेरा सीधा सा सवाल है आपसे कि हम दिखा रहे हैं कि किस पार्टी की क्या रिपोर्ट है। नो डाउट कांग्रेस भी अब धीरे धीरे पेस पकड़ रही है और विभिन्न राज्यों में अलग अलग तरीके से तैयारी कर रही है। हम देख रहे हैं राहुल गांधी जी भी किस तरह से किसानों के साथ जाकर के खेती बाड़ी कर रहे हैं। तमाम तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं। लेकिन क्या इतना भर काफी है उस कांग्रेस के लिए जो कि कितने ही राज्यों में अपना आधार तक खो चुकी है? देखिए, बिल्कुल नहीं कि कांग्रेस ने जनाधार खोया है, लेकिन देश की जनता ने वापस उसको जनाधार की तरफ अग्रसर करा। यही कारण है कि आज कांग्रेस की 4 स्टेट में पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो भाजपा की 5 या 6 में। उसके बाद उसका अलायंस है, अलायंस कांग्रेस का भी है। 2024 का इलेक्शन देश की जनता के सामने इन मुद्दों पे नहीं होगा कि कांग्रेस की कितने स्टेटों पे सरकार है और भाजपा की कितनी स्टेटों पे सरकार है। 2024 का इलेक्शन उन मुद्दों से होना है जिन मुद्दों को भाजपा के नेताओं ने और भाजपा के शीर्ष नेताओं ने 2014 से 2019 के इलेक्शन के अंदर मुखरता के साथ पुरानी सरकारों को ऊपर एक हस्तक्षेप करके और उसको ज्वलंत मुद्दा बनाकर सरकारें बनाई। लेकिन आज 2024 जब इलेक्शन के मोड पे आने के बाद देश को क्या मिला? 2 टाक के पात। क्या देश को काला धन मिला? नहीं मिला। क्या देश को पेट्रोल सस्ता मिला? नहीं मिला। देश को क्या बेरोजगारी दूर हुई? नहीं मिला। क्या देश के किचन के अंदर नल होगा, नल में जल होगा, जल के अंदर किचन होगी, किचन में सिलेंडर होगा और वो सस्ता होगा? कितने का मिला? वो 1200 से ऊपर मिला। और देश को जो अग्निवीर मिले वो अग्निवीर ट्रेनिंग छोड़ के भाग जाते हैं, सरकार उन पे हर्जाना करने लग जाती है। जिस रूसी तेल के सस्ते तेल को हम खरीदते हैं, उसको 9 साल की सरकार के अंदर जो अपनी इकोनॉमी को मजबूत कहती है, वो भारतीय पैसे को देने से कतराती है और वो पैसा चाइनीज पैसे के अंदर वापस करती है। ये बहुत बड़ा यथार्थ का सच है और हमारे देश की गरिमा को गिराती है, जिसमें हमारे देश के 20 सपूत जो देश को की शहादत के लिए जान दे जाते हैं और देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना तो कोई घुसा है ना कोई घुसा है, क्योंकि सब चंगा है जी। क्योंकि हमने चिंकिंग के साथ 14 बार मीटिंग कर ली है पीएम के प्रधानमंत्री के साथ और कई दौरे कर लिए हैं। सब चंगा है जी। बफर जोन के ऊपर हमारी सेना काम नहीं करते हैं, लेकिन सब चंगा है जी। महिलाओं का उत्पीड़न होता है, मेरी देश की महिलाएं बहनें जंतर मंतर पे बैठी रहती हैं। अगर मेडल लेके आती हैं तो देश के प्रधानमंत्री उनके साथ बैठ के फोटो खिंचवाते हैं और ट्विटर हैंडल में डालते हैं। अगर वो बच्ची और देश की बहनें और पुत्री 1.5-2 मिनट तक बैठी रहती हैं तो प्रधानमंत्री नहीं बोलते, क्योंकि प्रधानमंत्री को मां से महंगाई और मां से मणिपुर कहना नहीं आता। और बा से बेरोजगारी और बा से जो देश के अंदर जात पात के साथ एक वर्ग का और एक जातिवाद, अनुसूचित जनजाति और जनजाति के ऊपर निरंतर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। और जिस युग को आप आधुनिक युग से त्रेता युग की तरफ लेते जा रहे हो, जहां पर वाल्मीकि, शूद्र और आदिवासी लोग जो लोग हैं, उनको लोग इनकी सरकारों के अंदर जूते से पानी पिलाएं और जूता चटवाएं और मूत्र करते हुए
विसर्जन करें और नेता नौटंकी करने के लिए जिस नेता को बिठाए वो नेता वो व्यक्ति वो ना हो और वो आके वीडियो पे ये कहे कि मेरे साथ तो ऐसा हुआ ही नहीं है, तो ऐसा छल कपट का जवाब भाजपा को 2024 चलिए चंद्रमोहन जी, मैं समझती हूँ आप विपक्ष में हैं और ये जो मुद्दे उठाए हैं ये मुद्दे उठाने भी चाहिए, विपक्ष का ये काम भी है। लेकिन मैंने आपसे ये सवाल पूछा था कि कांग्रेस की क्या तैयारी है, क्योंकि ये मुद्दे ऐसा तो नहीं है पहले नहीं थे, ये मुद्दे पहले भी हैं, लेकिन विपक्ष में रहते आपने इन मुद्दों को कितने जोर शोर से उठाया। कांग्रेस सड़कों पर उतना नहीं दिखाई दी जितना विपक्ष को दिखाई देना चाहिए था जनता के हित में आवाज उठाने के लिए। मैं आपकी बात का क्वेश्चन को अच्छा मानता हूँ और साधुवाद देता हूँ आपको, लेकिन इसके अंदर एक फर्क है। आप ये नहीं कह सकते कि विपक्ष सड़कों पर नहीं था, ये नहीं कह सकते कि विपक्ष ने प्रश्न नहीं उठाए। विपक्ष के इन प्रश्नों के अंदर कहीं ना कहीं जो चलचित्र मीडिया और जो प्रिंट मीडिया उसका रोल अदा होता है। क्या देश के प्रधानमंत्री ने 2014 से 2019 तक जिन मुद्दों की आज बात कांग्रेस करती है, क्या उनको मुद्दा नहीं बनाया था? क्या आज उनसे ये पूछा नहीं जाना चाहिए कि आपने जिन मुद्दों को लेकर 2014 और 19 के अंदर सरकारें बनाई थी, 24 के मुहाने पे आने के बाद आपने देश को क्या दिया? तो नहीं, वो मैं पूछूंगी जब रोहित सक्सेना जी से मैं पूछूंगी, वो तमाम सवाल मैं पूछूंगी, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूं कि विपक्ष के नाते आपका जो जोरदार प्रदर्शन जनता के हित में दिखाई देना चाहिए था, ताकि कहीं कांग्रेस लाइमलाइट में भी तो आए, वो हमें कहीं दिखाई नहीं दिया। कांग्रेस लाइमलाइट में अगर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की सदस्यता को बर्खास्त कर दिया जाए और वो जनमानस के साथ जुड़े, जिस नेता को ये लोग मजाक उड़ाते हो और वो देश के जनता जिसे ये कई शब्दों से संबोधित करते हो और वो देश का जननायक बनता हो, वही नेता जो आज एक लकीर खींच देता हो, तो भाजपा के ऊपर से नीचे तक के नेता उस नहीं, लकीर के ऊपर राजनीति करते हो। लेकिन 2024 का चुनाव अकेले राहुल गांधी जी तो लड़ेंगे नहीं ना। आप मेरा सवाल मुझे लगता है सीधे तौर पर समझे नहीं। बहरहाल मैं अप्रिशिएट करती हूँ उसको। मैंने शुरुआत में भी कहा कि राहुल गांधी जी दिख रहे हैं मैदान में, ऐसा नहीं है कि नहीं दिख रहे हैं, मैं इस चीज को अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन अकेले राहुल गांधी तो नहीं पूरी कांग्रेस का चुनाव लड़ेंगे ना, है ना, बाकी लोग भी दिखाई देने चाहिए। बहरहाल मैं लौटूंगी आपके पास, हमारे साथ दीपक रंजन जी भी जुड़ चुके, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से। दीपक रंजन जी, मेरा सीधा सा सवाल है आपसे, उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी कितनी स्ट्रांग हुई नहीं हुई वो बात अलग है, लेकिन महागठबंधन के मंच पर जिससे आप हाथ मिला रहे हैं, क्या लगता है कि सभी एक मंच पर एक विचार के साथ आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे? आप महागठबंधन पर मंच पर हाथ मिलाने की बजाय अगर उत्तर प्रदेश में अपने आप को स्ट्रांग करें तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा? मैं गलत भी हो सकती हूँ इसमें, आप अपना पक्ष रख सकते हैं। दीपक जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है दीपक जी, बोलिए एक बार। चलिए ठीक है दीपक जी, मैं लौटूंगी आपके पास, आपकी आवाज क्योंकि हमारे पास आ नहीं रही है। डॉक्टर रोहित सक्सेना जी, मैं आपका रुख करना चाहती हूँ कि आप तो कह रहे हैं कि पूरे देश में सब चंगा है, भारत की जो छवि है वो विश्व में भी बहुत बढ़िया हो गई है, लेकिन विपक्ष से पूछे तो कुछ ठीक नहीं है, कुछ चंगा नहीं है, बेरोजगारी जस की तस, जनता से जुड़े हुए मुद्दे जस के तस। लेकिन आप राग अलाप रहे हैं यूसीसी का, आप राग अलाप रहे हैं राम मंदिर का, आप राग अलाप रहे हैं धारा 370 का। रोहित जी, चलिए ठीक है, लेकिन इस बीच मैं आप सभी के पास लौटूंगी। इस बीच हम जनता को यह बता देते हैं कि बीजेपी की प्लानिंग क्या है। बीजेपी की प्लानिंग ये है कि जो जो बड़े वादे किए गए हैं जनता के साथ वो वादे पूरे करने हैं, लेकिन विपक्ष इसमें यह कटाक्ष करता है कि बीजेपी ने जो वादे जनता के साथ किए वो अभी तक पूरे नहीं कर पाई है। लेकिन अगर हम तमाम बड़े वायदों को दिखाएं तो उनमें से एक अयोध्या में राम मंदिर का बनना, धारा 370 और इसके अलावा अब यूसीसी की तैयारी है, उसमें कई विपक्षी पार्टियों का साथ मिलने भी लगा है और जो विपक्षी पार्टियां विरोध भी कर रही हैं वो खुलकर नहीं कर रही हैं।
और फ्रंट फुट पर बीजेपी का ये जो चुनावी अभियान चल रहा है, इससे निश्चित तौर पर अभी तक तो यही लग रहा है कि विपक्ष आकर के बीजेपी की पिच पर खेलेगी और एक बार फिर से विपक्ष बीजेपी के ट्रैप में फंस जाएगी। और अगर ट्रैप में फंसती है विपक्ष तो कहीं ना कहीं वो माइलेज बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और आज हम इसी रणनीति पर चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल हम बीजेपी के प्रदर्शन पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि पिछले 3 बार से हम देखें कि कहां कहां बीजेपी ने अपनी सत्ता गंवाई है, क्या वजह रही है और क्या गलतियां रही हैं। इसके अलावा जो अगले नए दलों के साथ गठबंधन करने की बीजेपी कोशिश कर रही है, क्या वो गठबंधन आगे जाकर के सफल होंगे, और जो गठबंधन किए जा रहे हैं उस पर विपक्ष किस तरह से कटाक्ष करेगा। ये तमाम चीजें महत्वपूर्ण हैं और ये 2024 की ओर इशारा करती है कि 2024 में तमाम इस प्रकार की उठापटक देखने को मिलेंगी। और लगातार हम बता रहे हैं कि चुनावी कौशल में भारी है बीजेपी। हमारे साथ अभी चंद्रमोहन जी जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनकी आवाज ही हम तक आ रही है। चंद्रमोहन जी, क्योंकि मेरा सवाल आपसे ये है कि आप बात करते हैं मणिपुर की, बात करनी भी चाहिए। मणिपुर जल रहा है, ये सरकार का फेल्योर है, इसमें हम बिल्कुल किसी भी प्रकार की नाकारी नहीं करेंगे। लेकिन क्या आप बात करेंगे बंगाल की? बंगाल में जो कुछ हो रहा है, क्या महागठबंधन में आप ममता बनर्जी के साथ हाथ नहीं मिला रहे? फिर तो आपको ममता बनर्जी की भी कार्यशैली पर सवाल उठाना चाहिए। बिल्कुल कीर्ति, देखिए जहां तक देश के अंदर किसी भी चीज के अंदर जो असामाजिक और असंवैधानिक हो उसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है। और जो बंगाल में हुआ, जो उसके पंचायत इलेक्शनों के अंदर जो एक जनमानस की वहां पर निंदनीय घटना हुई और जो घटना घटी, वो निसंदेह उसको कोई सपोर्ट नहीं करा जाने और वहां पर सरकार का फेलियर है। लेकिन प्रश्न घूम के कहां खड़ा होता है? प्रश्न घूम के वहां खड़ा होता है कि मैं अकेला, मैं हूं हिंदुस्तान के अंदर। ये देश के प्रधानमंत्री कहते हैं। अगर देश के प्रधानमंत्री और उनकी सेना एक नैरेटिव ये बना ले कि जहां पर उनकी सरकारें हो, जिसको आप डबल इंजन की सरकार कहते हो, और उस डबल इंजन की सरकार के अंदर आप पिछले 1.5 महीने एक साथ निरंतर 50,000 से ज्यादा घर तबाह हो जाए और कई सौ लोगों की डेथ हो जाए और आप उसके ऊपर एक शब्द ना बोले, तो उसका असर दूसरी सरकारों के और दूसरे स्टेटों पे पड़ेगा, जिसके कारण आप वहां जाके राजनीति नहीं कर सकते। क्योंकि आप एक नैरेटिव देश के अंदर सेट करिए, जो आप कहते हो कि सबका साथ सबका विकास, तो उसके अंदर ये नैरेटिव होना चाहिए कि देश के अंदर कोई दंगा नहीं, कोई भी स्टेट में, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, चाहे किसी भी पार्टी की स्टेट हो, ये नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में है तो उसको इस नैरेटिव को स्थापित करना चाहिए। क्योंकि मणिपुर का जो नुकसान हुआ है वो कहीं ज्यादा है बंगाल से। बंगाल में जिन लोगों की डेथ हुई है वो एक इलेक्शन के माने को हुई, क्योंकि वहां पर हर बार 2013 में ले लीजिए, 2019 में ले लीजिए और आज की इलेक्शन में ले लीजिए, लगातार वहां पर ऐसे बम कांड होते हैं और वहां डेथ होती है। तो मैं तो प्रश्नचिन्ह सीधा सरकार और एलजी और उस स्टेट सरकार पे खड़ा करता हूं कि इतना फेलियर किस लिए, क्यों वहां पर बम बन जाते हैं, क्यों एक इलेक्शन के माहौल के ऊपर लोगों की जान चली जाती है। तो लोकतंत्र का भी अगर मिसयूज, चाहे वो कोई भी सरकार हो, उस सरकार के अंदर जायज है, आपकी सभी बातें जायज है। लेकिन चंद्रमोहन जी, आप मुझे ये भी बताइए कि ऐसी क्या वजह है कि कांग्रेस को बार बार हार का सामना करना पड़ रहा है? हालांकि अभी जो हाल ही में चुनाव गए हैं वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण है। एक बार ये संजीवनी जरूर मिली है आपको कर्नाटका में, हिमाचल में, लेकिन अन्य राज्यों की अगर हम बात करें तो ये बार बार खराब प्रदर्शन आखिरकार क्यों मिल रहा है? आप जनता के मुद्दे तो उठा रहे हैं बराबर, लेकिन फिर आपको जनता क्यों नहीं चुन रही? देखिए, सबसे बड़ी बात हाँ, ये देश की जनता को, जैसे कहते हैं कि किसी पड़ोसी के घर को बर्बाद करना है तो उसको अफीम का नशा चखा दीजिए उसकी औलाद, और वो अपने औलाद, जो उसकी औलाद है, वो अपने बाप को बाप नहीं कहेगी, अफीम चाटेगी, अफीम चाटने के लिए उसके घर चली जाएगी। आज देश के अंदर देश की जनता को, मैं पूरी तरह से होशावाश में बात कह रहा हूं कि भाजपा ने देश की जनता को मुद्दों से हटाकर धर्म, मजहब और धर्म की ऑर्डर इन्होंने हाउस में क्यों पलटा था? बताइए, एक ऐसी कोई चीज बताइए जो हमने कहा धर्म विशेष के लिए, वर्ग विशेष के लिए, जाति विशेष के लिए। इनकी बहुत सी ऐसी चीजें होती थी। मैं आपको बात करूं, लैपटॉप बांटने से पहले इनको दिया जा रहा है, उनके नाम चेक करे जाते थे।
क्या धर्म और राजनीति की बात, धर्म की जाति की बात कर रहे हैं? राजनीति का जो धर्म है, नहीं मिलता था उस महिला को 6 साल बाद सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला था, लेकिन इन्होंने दबाव वोट बैंक खसक जाएगा, राजीव गांधी ने उसको सदन पलट दिया था। ये बात करते हैं। चलिए ठीक है रोहित जी, हम आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी आवाज अभी भी आपकी ब्रेक हो रही है। बहरहाल चंद्रमोहन जी, मुझे लगता है आपको जो सवाल आपने पूछा और जो सवाल हमारा भी था उसका जवाब मिल गया होगा कि धर्म और मजहब की राजनीति खुद करने वाले ये ना बताएं कि बीजेपी धर्म और मजहब की राजनीति कर रही है। किस तरह से जो योजनाएं होती थी वो विशेष करके कुछ समाज